जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया है। हालांकि ये कुछ सब्सक्राइबर ने सवाल किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप लोगों के लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। सभी के काम का जवाब है, क्योंकि हर घर में लड़कियां होती है, हर घर में बेटियां होती है, हर घर में बेटा होता है। प्रॉपर्टी विवाद ज़्यादातर जो होता है भाई बहनों को लेकर ही होता है। भाई भाई में तो होता ही है, लेकिन अब ज़मीन महंगा हो गया हुआ है और अधिकार भी लड़कियों को समझ में आ गया हुआ है, बेटियों को समझ में आ गया हुआ है कि मेरा प्रॉपर्टी में अधिकार है, बाप के प्रॉपर्टी में अधिकार है, माँ के प्रॉपर्टी में अधिकार है, दादा के प्रॉपर्टी में अधिकार है, जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो अब लड़कियाँ भी प्रॉपर्टी मांगने लगी है, हिस्सेदारी मांगने लगी है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों को क्या हिस्सेदारी है, अभी मेरी बहन हिस्सा मांग रही है, मेरी फुआ हिस्सा मांग रही है, या फिर वो लोग केस कर दी है मेरे प्रॉपर्टी पर, तो क्या किस तरह उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह के सवाल कुछ मुस्लिम लोग भी किए हैं, कुछ हिंदू लोग भी किए हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों के लिए एक कानून नहीं है। शायद आपको भी मालूम है ये बात कि दोनों के लिए एक कानून नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग कानून है। हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ है, वो अलग है। मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है जो मुसलमानों के लिए अलग होता है, वो कानून वो मुस्लिम पे लागू होता है सिर्फ। तो मैं आज दोनों बताऊंगा, दोनों के क्लियर शब्दों में अलग अलग करके विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, विस्तार से बताऊंगा। ये जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वरना कभी न कभी आप पर यह आ जाएगा। हो सकता है आपकी बेटिया से कोई दिक्कत हो जाए प्रॉपर्टी को लेकर, आपके बहन से कोई दिक्कत हो, आपके फुआ से कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा आए तो आपको हैंडल करने में आसानी होगी। आपके पास जानकारी रहेगा तो आप इसे बखूबी हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना, जब लाइक का मतलब ही होता है पसंद। आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो फिर नए नए टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आता हूं। जैसे ये लेकर आया हूं, नई नई टॉपिक पर वीडियो लाता हूं। जो जानकारी आपके पास नहीं पहुंच पा रही है अभी किसी माध्यम से, या जानकारी नहीं है, वैसी वैसी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही दिए हैं, तो लाइक कर दिए। उसके बाद कोई भी सवाल मन में प्रश्न आएगा, वीडियो देखने के बाद कुछ नया प्रश्न आएगा, कुछ नया सवाल आएगा, कोई नया वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, या फिर छोटा सवाल हुआ तो उसका जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। तो आते हैं, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून बना था 1956 में, जिसमें जितने भी हिंदू हैं धर्म से हिंदू, उनमें बेटियों का अधिकार नहीं था। बेटियों को अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं था, नहीं दिया जाता था। सिर्फ लड़कों को दिया जाता था, बेटों को दिया जाता था। चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, पिता के नाम से संपत्ति हो, माँ के नाम से संपत्ति हो। पैतृक संपत्ति तो आप जानते हैं, दादा परदादा, जहाँ तक कि मतलब आपके 4 पीढ़ी तक की संपत्ति है, तो उसमें बेटियों को हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में इसे संशोधन किया गया। 2005 में इस कानून को बदला गया। बदलने का तो आप समझते हैं, बदलते हैं तो उसे संशोधन कहा जाता है। मतलब उसमें फेरबदल जब किया जाता है तो उसे संशोधन कहा जाता है। तो 2005 में यह संशोधन किया गया और इस कानून का नाम रख दिया गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। अब इसमें क्या हुआ यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें हुआ क्या कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को पैतृक संपत्ति हो, पिता के संपत्ति हो, माँ के नाम से संपत्ति हो, सब में बराबर अधिकार कर दिया गया। बराबर अधिकार कर दिया गया। इसके लिए विस्तार से अब बताने जा रहा हूँ आपको। मुस्लिम लॉ के बारे में बताऊंगा कि मुसलमानों को, लड़कियों को कितना हिस्सेदारी है। पहले मैं हिंदू के बारे में बता दे रहा हूँ, तो पहले पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए आप। तो बराबर अधिकार दे दिया गया। किस तरह से दिया गया थोड़ा बताता हूं मैं आपको विस्तार से। जैसे देख लीजिए, ये जो हुआ, ये मैं बता रहा हूं पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 एकड़ जमीन, ये 10 एकड़ जमीन है और पैतृक संपत्ति है। तो 2 भाई है और 2 बहन है, तो इसमें सीधा बटेगा। ये नहीं कि बहन को कम मिलेगा, भाई को ज़्यादा मिलेगा, या भाई को कम मिलेगा, बहन को ज़्यादा मिलेगा, या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रकार का ज़मीन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 एकड़ ज़मीन है तो 2.5 एकड़ 2 भाई का, 2.5 एकड़ 2 बहन का। और अगर 100 गज जमीन, गज में मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं गज चलता है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर गज में भी ज़मीन होता है। तो गज में है तो अगर 100 गज ज़मीन है
और 3 भाई है 2 बहन है तो सबको 20-20 गज पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी आप देख ले जो ज़मीन रहेगा जिस हिसाब का ज़मीन है तो बराबर बराबर आपके भाइयों और बहनों में बंटवारा करना पड़ेगा। अब बताते हैं कौन सी बहनों में। बहुत आदमी सोचते होंगे कि बहन तलाकशुदा भी होती है, बहन विधवा भी होती है, बहन ऐसी भी होती है जिसका शादी कर दी है, जिसे कोई मतलब नहीं, आती जाती नहीं है, बहन ऐसी भी होती है जो शादी करने के बाद जाती नहीं है, यहीं रह जाती है। कौन सी बहन को, ये क्वेश्चन जरूर उठता है, ये सवाल जरूर उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह बेटा तलाकशुदा हो या फिर बेरोजगार हो या फिर किसी भी प्रकार का बेटा हो, लेकिन वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ता है, अपना हक नहीं छोड़ता है पैतृक संपत्ति में, पिता के संपत्ति में, माँ के संपत्ति में, दादा के संपत्ति में, किसी के संपत्ति में हक अपना नहीं छोड़ता है, अधिकार नहीं छोड़ता है, उसका हिस्सेदारी होता है। इसी प्रकार से इस कानून को संशोधन करके बनाया गया कि बेटी अगर तलाकशुदा हो, मतलब कि उसकी शादी आपने कर दिया, बच्चे भी हो गए, लेकिन तलाक हो गया उसका, वो आके घर पे आपके बैठ गए, लेकिन फिर भी वो बराबर की हकदार है। वो पूरा जीवन भर जैसे बेटा रहता है उसी प्रकार से बेटी भी आपके घर पे रह सकती है और अपना हिस्सेदारी ले सकती है, बिल्कुल बेटों की तरह। दूसरा, अगर वो विधवा हो जाए और अपना ससुराल छोड़ के आ जाए मायके में, तो वह जीवन भर रहने का उस घर में उसको अधिकार है, अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार है, चाहे विधवा ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि कुंवारी है, मतलब कुंवारी भी है तो भी पैतृक संपत्ति में उसका बराबर का हिस्सेदारी है। जिस तरह बेटा का जन्म से अधिकार हो जाता है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के तहत बेटा जिस घर में जन्म लेता है तो पैतृक संपत्ति में उसको उसी दिन से अधिकार हो जाता है, चाहे उसका पिता जीवित हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दादा परदादा की जमीन है, उसी दिन से उसका हिस्सेदारी हो जाता है जिस दिन उस घर में जन्म लेता है बेटा। तो इसी प्रकार से अब 2005 के बाद बेटी का भी कर दिया गया कि बेटी भी जब जन्म लेती है उसी दिन से उस प्रॉपर्टी में उसका बराबर की हिस्सेदारी आ जाती है, अपने भाइयों में बहनों में बराबर की हिस्सेदारी आ जाती है उस प्रॉपर्टी में। आप समझ गए, बिल्कुल क्लियर आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, समझिए इस बात को। तो बराबर के हिस्सेदार थे, इससे आप समझ गए कि किसी भी परिस्थिति में तलाकशुदा हो, विधवा हो, घर पे आके बैठी हुई है या शादी नहीं किया, कुमारी हो, किसी भी परिस्थिति में भाई के बराबर दर्जा है, भाई के बराबर हिस्सेदारी होगा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के तहत। हाँ, अब सवाल आया कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या बहन नहीं लेना चाहे या बहन ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है या फिर बहन कोई क्लेम नहीं कर रही है प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नहीं कर रही है, वो नहीं ले रही है, कोई बात नहीं। बहुत बहनें जो शादी करके चली जाती है, प्रॉपर्टी नहीं लेती है या फिर मांगने नहीं आती है, अगर लेना भी चाहती है तो मांगने नहीं आती। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको ये नहीं करना है कि अपने भाइयों में बंटवारा कर लिया, और अगर बहन को अगर 60 साल की उम्र में भी अगर आ जाए लालच कि मुझे अपने हिस्सेदारी लेना है, तो 60 साल की उम्र में भी आकर आपका बंटवारा को तोड़ के वो हिस्सेदारी ले सकती है, आपको परेशान कर सकती है, आप पर केस कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को विवादित बना सकती है। इसीलिए सीधा अपने भाइयों में बंटवारा मत कर ले। अगर बहन शादीशुदा है, कुंवारी है, अगर वो लेना नहीं लेना चाह रही है, तो एक पेपर बना ले हक त्याग का। हक त्याग पर मैंने वीडियो भी बनाया इससे पहले, लेकिन अभी जान लीजिए, वो तो बहुत विस्तार से बनाया हुआ हो, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। लेकिन इसमें भी बता दे रहा हूँ कि हक त्याग का एक पेपर बनता है जिसमें आपका कोई खर्च नहीं लगेगा। 1000 रुपये का सिर्फ स्टाम्प पेपर लगता है। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे और वहाँ हक त्याग का एक पेपर बन जाएगा कि मैं इस प्रॉपर्टी में अपना हक त्याग कर रही हूँ, मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वो अगर लिखित दे देती है तो अपने जितने भाई हैं, 4 भाई, 5 भाई, 2 भाई, 3 भाई, बंटवारा कर लीजिए। बहन की हिस्सेदारी उसी दिन से खत्म हो जाती है, वो कभी जीवन में क्लेम नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी पर। तो ये आपका लीगल हो गया। लेकिन ऐसे ही बहन बोल देती है कि चलो नहीं लेना है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तुम भाई में बांट लो। आपने बांट लिया, लेकिन 20 साल 30 साल बाद जब उसका बेटा जवान होता है, बेटी जवान होती है, हो सकता है उसका बेटा बेटी भी क्लेम कर दे। अधिकार है, जिस तरह से बेटा के पैतृक संपत्ति में, पिता के पैतृक संपत्ति में अधिकार है, उसी तरह माता के पैतृक संपत्ति में अधिकार है। तो बाद में उसका बाल बच्चा भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि जमीन का कीमत, प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रेट। तो इस तरह का विवाद बहुत सारा सामने अभी आया है, यहाँ तक कि आपको निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई केस चल रहा है इस तरह का, जिसमें नाती अपने नाना के संपत्ति में क्लेम किए हुआ है। तो क्लियर मैं कानूनी रूप से इसलिए बता रहा हूँ कि आप विवाद में नहीं फंसना चाहते हो तो ये सब कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो बहन को बिना पूछे लोग बंटवारा कर लेते हैं, बहन कभी मांगने नहीं आती है, अपना रह जाती है मैके में। बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी क्लेम नहीं करी, कोई झंझट नहीं हुआ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है ये सब मामले में, इसीलिए ये सब कानूनी रूप से बता रहा हूँ। अगर कोई बहन है जिसे हो सकता है आपको लगे कि बाद में क्लेम कर सकती है, बाद में उसे लालच हो सकता है, तो इस तरह का काम करा ले। और नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बांट के दे सकते हैं। तो आप समझ गए कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत अब बेटा बेटी
हिंदुओं में बेटा हो बेटी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बराबर के अधिकारी है। चाहे वो पिता के नाम से संपत्ति हो, चाहे माता के नाम से संपत्ति हो, या दादा के नाम से संपत्ति हो, परदादा के नाम से संपत्ति हो, मतलब वहाँ से लेके उसके 4 पीढ़ी ऊपर तक का संपत्ति है, तो उसमें बराबर का हिस्सेदारी होगा। जितने भी हिस्सेदार होगा सबका बराबर बराबर का हिस्सेदार होगा। तो ये चीज़ तो आप आसान भाषा में समझ गए। अब आ जाते हैं मुस्लिम लॉ पर। तो मुस्लिम लॉ पर आते हैं। तो मुस्लिम लॉ में क्या है, मुस्लिम लॉ में थोड़ा अलग है। मुस्लिम लॉ में बिल्कुल थोड़ा अलग है, मतलब कि बंटवारा तो उसी प्रकार से होगा, बंटवारा उसी प्रकार से होगा। लेकिन इस लॉ में क्या है, कि जैसे कि इसमें है कि कम ज़्यादा है, बहनों को कम दिया जाता है, भाइयों को ज़्यादा दिया जाता है। तो किस प्रकार से है वो बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि पहले एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 10 एकड़ ज़मीन, ये 10 एकड़ ज़मीन मुस्लिम में 10 एकड़ ज़मीन है और 4 भाई 2 बहन, 10 एकड़ ज़मीन है, 4 भाई 2 बहन। तो बंटवारा कैसे होता है मुस्लिम लॉ में? बंटवारा इस तरह से होता है कि भाइयों को जितना हिस्सा मिलता है, समझ लीजिए, भाइयों को जितना हिस्सा आएगा प्रॉपर्टी में, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, बाप दादा की संपत्ति हो, या फिर माँ के नाम से संपत्ति हो, बाप के नाम से संपत्ति हो, किसी भी प्रकार का संपत्ति हो, तो जितना भाइयों के हिस्से में संपत्ति आएगा उसका बिल्कुल आधा बहनों के हिस्से में आएगा, बराबर नहीं होगा। मतलब भाइयों के हिस्से में जितना आएगा उतना उसका आधा बहन के हिस्से में आएगा। उसी प्रकार से बंटवारा होगा। अब किस प्रकार से होगा आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि ये 100 गज जमीन है, पहले तो गज पे समझा देता हूँ, क्योंकि सिंपल भाषा में लोग कट्ठा, बीघा, एकड़ ये ज़्यादा समझ में लोगों को नहीं आता है, सभी लोगों। तो मैं सिंपल में समझा देता हूँ, तो आप एकड़ में भी होगा, कट्ठा में भी होगा, बीघा में भी होगा, इस प्रकार से अपना भाग गुना करके बंटवारा कर सकते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ। 100 गज जमीन है, मान लीजिए सीधा 100 गज जमीन है, 2 भाई है, 1 बहन है, तो एकदम ऐसे बांटना है जैसे कि 2 भाई 1 बहन, 100 गज जमीन। तो भाइयों में आ जाएगा 40-40 गज, ये हो गया 80 गज। और जितना 40-40 गज 2 भाई का हुआ तो 20 गज बहन का हो गया 100 गज। मतलब 40-40 2 भाइयों का, 20 गज बहन का, 100 गज का बंटवारा हो गया। मतलब कि दोनों भाई के हिस्से में जितना आया जमीन, जितना उसका आधा बहन के हिस्से में आ गया। अब आ जाते हैं एकड़ में। इसी चीज़ को एकड़ में समझा दे रहा हूँ कि 10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है और 4 भाई 2 बहन। मैंने आपको बताया था कि 4 भाई 2 बहन है। तो इसमें होगा कैसे, इसमें भी उसी प्रकार से होगा, जितना जितना भाइयों को पड़ेगा उतना आधा उसका बहन को पड़ेगा। तो 10 एकड़ ज़मीन में तो 2 एकड़ चारों भाई का आ गया, 2 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़, 8 एकड़ हो गया। 4 भाई में 8 एकड़ बचा, इधर 2 एकड़, तो 1-1 एकड़ दोनों बहन का। तो मतलब कि 4 भाइयों में 2-2 एकड़ आ गया, 8 एकड़, और 1-1 एकड़ दोनों बहन का, 10 एकड़ हो गया पूरा। अब यहाँ पर देख लीजिए सीधा कि जितना जितना भाइयों के हिस्सा में आया उसका आधा आधा बहनों के हिस्सा में आ गया। इसी प्रकार से आपको बंटवारा करना है। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिमों के लिए खास तौर पर बता रहा हूँ, चाहे आपका फूआ हो या फिर आपकी बहन हो या आपकी बेटी हो, तो बेटी होगी तो आपके नाम से जो प्रॉपर्टी होगा, पैतृक संपत्ति होगा, तो भाइयों के हिसाब से अपना बंटवारा होगा। अगर पिता के नाम से संपत्ति है, पिता नहीं है, तो उस संपत्ति का इसी प्रकार से बंटवारा होगा। माँ के नाम से प्रॉपर्टी है, माँ नहीं है, तो इसी प्रकार से बंटवारा होगा। पैतृक कोई भी संपत्ति होगा जिसके नाम से होगा, पूर्वज नहीं है, तो उसका जमीन का बंटवारा इसी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे हिंदू है या मुसलमान। हिंदू में तो मैंने बताया बराबर होता है, तो इसमें भी पैतृक संपत्ति में बंटवारा कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का बंटवारा तभी होता है, ये तो थोड़ा थोड़ा आप भी जानते होंगे कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा तभी होता है, जैसे कि दादा के नाम से जमीन है, दादा नहीं है तो आप बंटवारा कर सकते हैं। परदादा के नाम से जमीन है, परदादा नहीं है तो बंटवारा कर सकते हैं। पिता के नाम से जमीन है, पिता नहीं है तो बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन पिता के जीते जी पिता के नाम से जमीन है तो बंटवारा नहीं कर सकते हैं। दादा के जमीन, दादा जीवित है तो बंटवारा नहीं कर सकते। लेकिन दादा के नाम से जमीन है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दादा के नाम से जमीन है और पिता जीवित भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिता का हिस्सा निकाल के अपना बंटवारा पिता के जीवित होते हुए भी करवा सकते हैं। पिता के जीते जी भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं, अगर दादा परदादा के नाम से जमीन है तो, या फिर दादा परदादा के नाम की जमीन आपके पिता के नाम से आया है तो मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाया, तो आप समझ ही लिए। हिंदू है, अगर अब मुसलमान है, तो दोनों का अलग अलग कानून है, अलग अलग नियम है, अलग अलग बंटवारा करने का तरीका है। ये लड़कियों के लिए खास तौर पर बनाया हो। बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे कि लड़की का जैसे फूआ हो, बेटी हो, बहन हो, उन लोगों को कैसे हिस्सा बांटा जाएगा, तो ये मैंने तरीका बताया। अब फूआ है तो उनके पिताजी के, उनके माताजी के, उनके दादाजी के जो प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार होगा। आपकी बेटी है तो आपके नाम का, आपके पिताजी के नाम का, उनके पूर्वज है उनमें अधिकार होगा। तो जो आपके हिस्से में आएगा आपकी बेटी बांट सकती है, और आपके पिता के हिस्से में आएगा वो आपकी बहन बांट सकती है। मतलब कि इसी प्रकार से बंटवारा होता है। मतलब बहन का भी बराबर हिस्सेदारी है,
मतलब मिला जुला के लास्ट में यही निष्कर्ष निकला है। मैं क्लियर विस्तार से बताया हूँ, मुझे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, आप समझ गए होंगे, लेकिन यही निष्कर्ष निकला है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रकार का ज़मीन है, चाहे अचल संपत्ति है, चाहे चल संपत्ति है, चाहे मार्केट का ज़मीन है, चाहे कहीं का ज़मीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको बराबर मिलेगा। अब इसमें एक छोटा सा और जानकारी आपको दे देता हूँ। ये पूरे देश में लागू है, ये पूरे देश में लागू है, लेकिन एक छोटा सा जानकारी दे रहा हूँ आपको कि ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू नहीं। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्यों लागू नहीं है, ये देश से बाहर है क्या? देश में ही है, लेकिन वहाँ पे राज्य विधि लागू है। मतलब कि वहाँ का राज्य सरकार ने इस कानून को मान्यता नहीं दी और अपने प्रदेश में, अपने स्टेट में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, वहाँ पे जो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो राज्य विधि है, राज्य का जो कानून बना हुआ है, उसके अनुसार महिलाओं को, लड़कियों को, औरतों को कृषि भूमि में बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता। वहाँ भी बराबरी का अधिकार है, लेकिन वहाँ सिर्फ आवासीय भूमि में आपको दिया जाएगा। आवासीय समझते हैं, जिस जो घर का ज़मीन, जहाँ पे घर बना हुआ है या घर बनने लायक ज़मीन है, उसमें लड़कियों को बराबर की हिस्सेदारी वहाँ भी है। उत्तराखंड यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों जगह है, लेकिन वहाँ कृषि भूमि में, कृषि भूमि आप समझ रहे हैं, खेती का ज़मीन है, जोत का ज़मीन है, जहाँ फसल होता है, उस ज़मीन में लड़कियों को हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। ये राज्य सरकार का वहाँ का कानून है। बाकी पूरे देश में ये लागू है कि बराबरी का अधिकार दिया जाता है, चाहे वो कृषि भूमि हो, घर का भूमि हो, किसी प्रकार का ज़मीन हो, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी हो। तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बताया हूँ। रही मुस्लिमों की बात, तो मुस्लिमों के पूरे देश में यही चल रहा है। मुसलमानों के लिए एक ही लॉ है पूरे देश में कि भाइयों को जो मिलेगा उसके आधा उसकी बहन को मिलेगा। मतलब जितना जितना भाई का पड़ेगा हिस्सा, उसी अनुसार टुकड़ा करके बहन को आधा आधा दिया जाएगा, भाई के बराबर हिस्सेदारी नहीं दिया जाएगा। और इसमें मुसलमानों के लिए एक छोटा सा एंगल बता रहा हूँ आपको, एक छोटा सा और चीज़ है जो थोड़ा अजूबा है, जो थोड़ा अचरज लगेगा आपको, ये कि दादा का रहते हुए, दादा अगर आपका जीवित, दादा अगर जिंदा है और उसमें आपके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, दादा के जीवित रहते आपके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उस दिन से आपका अधिकार वहाँ से ख़त्म हो जाता है। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस प्रॉपर्टी में आपकी हिस्सेदारी खत्म हो जाती है। दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, दादा जीवित है और पिता की मृत्यु हो जाती है, चाहे परदादा के नाम से ही प्रॉपर्टी है, लेकिन दादा के रहते पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो आपका अधिकार उसी दिन से खत्म हो जाता है कानूनी रूप से, मुस्लिम लॉ के तहत। हाँ, भले ही दादा जीवित है, उनके नाम से प्रॉपर्टी है, अगर वो आपको रजिस्ट्री करके चला जाए, कुछ ज़मीन लिख के चला जाए, तो आपका हो सकता है। लेकिन दादाजी बिना लिखे, बिना रजिस्ट्री करे, दादा की मृत्यु हो गई, आपके पिताजी की तो पहले मृत्यु हो गई, दादा की बाद में अगर मृत्यु हो गई, तो फिर तो आपका चाचा आपको 1 इंच भी उसमें से देने वाले नहीं है, आपको कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे तो इसका जजमेंट आपके हक में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉ है, मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम कानून में ये अंकित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ। मतलब सीधा समझ लीजिए कि आपके दादाजी के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, और आपके पिताजी का देहांत आपके दादा के रहते हुए हो गया, तो यह मुस्लिम लॉ में है कि आपका हिस्सेदारी उसी दिन से ख़त्म हो जाता है। मतलब कि ना आपको माँ को मिलेगा, ना आपको मिलेगा, ना आपकी बहन के मिलेगा, लड़का को तो मिलेगा नहीं, तो लड़की को कहाँ से मिलेगा और आपकी माँ के कहाँ से मिलेगा। हिस्सेदारी खत्म हो जाती है। अब दादा की ईमानदारी के ऊपर होता है, रजिस्ट्री करने के बाद उनका देहांत होता है, इंतकाल होता है, तो फिर आपको कुछ मिल जाएगा, जो रजिस्ट्री आपका किया हुआ है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बिना किए चले जाते हैं तो आपके चाचा है वो आपको नहीं देंगे, आपको फूआ है वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम लॉ में बहुत कठोर कानून है, इस तरह के बनाया गया है। मुस्लिम लॉ में बहुत कठोर कानून इस तरह के बनाया गया है। अब बहुत लोग इससे पीड़ित हैं, अभी तो नहीं मिलता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिसे नहीं मिला है, और बहुत लोग ऐसे ईमानदार भी है कि कुछ दे देते हैं घर बनाने के लिए, चाचा दे देते हैं अपने भतीजों को रहने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग कानून का हवाला देते हैं और अपने भतीजों को नहीं देते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है मेरे चैनल को, तो इसके लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही जुड़े रहे मेरे चैनल में और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें, प्यार देते रहें, मोहब्बत देते रहें, और नए नए टॉपिक पर इसी तरह मैं वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। जो जो आप पूछते रहेंगे वो मैं बताता रहूँगा, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो। कमेंट के माध्यम से नहीं जवाब दे पाता हूँ तो वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपको जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।